हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं इकोलॉजी का, जो कि है नेचुरल सिलेक्शंस। तो जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट चांसेस हाई होते हैं कि एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे, चाहे वो इसके एग्जाम्पल हों, चाहे इसके टाइप्स हों, चाहे इसका डेफिनेशन हो, किसी भी टाइप का। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी आप इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचुरल सिलेक्शन अगर मैं सिंपल लैंग्वेजेस में समझाऊं कि जैसे हमने बताया था कि इन अ लॉन्गर पीरियड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये जो अडेप्टेशन की प्रोसेस होती है, कोई जाके उसमें इंड्यूस नहीं करा रहा है, कोई सडन चेंज नहीं है, कोई जाके म्यूटेशन करा रहा है या कोई अपने से जाकर, जैसे कोई एक होता है ना सडन चेंज करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं, अपने आप को सूटेबल बना रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शंस बोलते हैं। तो जो ये नेचुरल सिलेक्शंस होते हैं उसकी एक डेफिनेशन है, वो हम देख लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड चेंज। अडेप्टेशन करते हैं उस प्रॉपर इन्वायरमेंट का और फिर अपने आप को उस तरीके से ढालते हैं, उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो अब जो नेचुरल सिलेक्शंस हैं उसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन के टाइप की बात की जाए तो फर्स्ट टाइप जो है वो स्टेबलाइज्ड है, सेकेंड क्या है डायरेक्शनल है, और थर्ड क्या है हमारा डिस्ट्रप्टिव है। तो ये जो तीन टाइप्स हैं उस तरीके से क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन अकर होता है हमारे इन्वायरमेंट में। एक एक करके तीनों टाइप को हम देखेंगे और समझेंगे। अगर स्टेबलाइज की बात करूँ मैं थोड़े में, अगर आपको समझाना तो स्टेबलाइज क्या है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये चेंज होता है तो इसमें एक बैलेंस मेंटेन रहता है। डायरेक्शनल में क्या होता है कि ये एक डायरेक्शन, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना एक तरीके से परला भारी कि जो हैवी होता है एक साइड को ही होता है, ठीक है। ये कोई भी डायरेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है, कुछ चीज़ कोई डिक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज होते जा रही है, तो ये डायरेक्शनल में आ जाता है। और थर्ड कौन सा है, डिस्ट्रप्टिव टाइप, जिसमें हमें पता चल रहा है कि किसी टाइप का डिस्ट्रप्शन हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कोई चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, चाहे वो कोई डिजास्टर हो, उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन अकर हुआ। जो फर्स्ट है जो हम आज देखने वाले हैं वो कौन सा है, स्टेबलाइज्ड वन। स्टेबलाइज्ड वन जनरली कब कॉज होता है, जो कि नॉर्मल थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैवी देखने को हमें नहीं मिलता है, तो उसको हम स्टेबलाइज्ड बोलते हैं। वो धीरे धीरे म्यूटेशंस की वजह से एक अपना टाइम लेके अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उसको हम स्टेबलाइज्ड वन बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि एक्ट व्हेन देयर इज़ नो लार्ज स्केल चेंज इन द ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में कुछ इतना लार्ज स्केल चेंज नहीं आया जिसकी वजह से उनको एकदम सडन से चेंज करना पड़े। तो इसीलिए क्या होता है कि इनके पास बहुत इनफ टाइम होता है अपने आप को चेंज करने के लिए, तो एक स्टेबलाइज्ड मैनर में होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ, मान लीजिए सपोज एक ऑर्गेनिज्म है जिसका है क्या एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्या है एक्स है, एक्स के साइज है, 3 एग के साइज हैं, जस्ट सपोज एक स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। अब दूसरा जो एनिमल है जो कि क्या कर रहा है, इसके एक्स पे अपने आप को फीड कर रहा है। मान लीजिए जो बी है वो अपने आप को फीड कर रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर, ए के एक्स के ऊपर, और ये क्या है कि बी और सी दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को फीड कर रहे हैं ए के ऊपर। तो जो सी है वो क्या करता है, वो स्मॉल एक्स खाता है, और जो बी है ये क्या कर रहा है, हमारा लार्ज एग खा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मीडियम वाले होंगे वही क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे, जबकि जो स्मॉल और लार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके प्रेडेटर्स से क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो क्या होगा, इवेंचुअली जो एम होगा उसका क्या होगा, नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो यही हमको स्टेबलाइजेशन में देखने को मिलता है कि जो स्टेबलाइजेशन में अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्या हुआ है, स्टेब्लिश मैनर में क्या हुआ है कि ये वाला जो एरिया था, जो लार्जर साइज था वो क्या हुआ, वैनिश हुआ, स्मॉल साइज जो था वो वैनिश हुआ। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो मीडियम वन था वो क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। और ये देखने से क्या हुआ कि ये बहुत अच्छे वे में हो रहा है। तो इसमें अगर मान लीजिए एक साइड होता तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती थी कि पूरा एक डायरेक्शनल होता, अगर दोनों साइड से ज़्यादा होता तो वो डिस्ट्रप्टिव होता, या मिडिल से होता तो भी डिस्ट्रप्टिव होता।
तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि धीरे धीरे ओकेजनली क्या हो रहा है कि जो इसके सर्वाइवल के लिए, एक ही सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि वो किस साइज़ के अपने एग प्रोड्यूस करे, एम साइज़ के एग ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जिससे क्या हो कि जो इसका प्रेडेटर है वो जाके अपने फीड ना कर पाए। तो धीरे धीरे इसने क्या किया, ए ने अपने आप को इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाला, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मीन था, मीन इन द सेंस कि जो साइज़ था वो क्या था, मीन हो गया, मीडियम साइज ही रहा। स्मॉल और लार्ज जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, वैनिश हो गए, क्योंकि उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब इसको पता चल गया कि भाई ये हमें खाने वाला है, तो इसने क्या किया, अब बोला कि अब हम खाने का मौका ही नहीं देंगे, हम अपने जो एग्स प्रोड्यूस करेंगे वो मीडियम साइज के ही प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही केस हमको यहाँ पे देखने को मिला। अब ये जो चेंज आ रहा है वो बहुत स्लो और स्टडी है, ऐसा नहीं है कि सडन कुछ चेंज आ गया, इसने सडनली इसको होश आ गया, एक दिन उठा और बोला कि नहीं अब मैं नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे इसने अपनी जो ये हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया। यहाँ पर हम देखें एग्जांपल किसका, क्लच साइज ऑफ बर्ड, कि क्लच साइज मतलब कि ऐसे नंबर्स, कितने अमाउंट ऑफ नंबर्स जो बर्ड्स है वो अपने एग्स ले कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, वो जो होता है इसका एग्जाम्पल है जिसमें वो चेंज करते हैं अपने आप को। तो ये था स्टेबलाइज्ड वन। जो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप, जो कि डायरेक्शनल टाइप। इसमें क्या होता है कि जो चेंज होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से जो दूसरा डायरेक्शन होता है या दूसरा जो पॉइंट होता है या जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल बोलते हैं। कोई ये बीच का साधन नहीं निकालता है, ये एक डायरेक्शनल वे निकालता है, जहाँ पर हमें क्या होता है कि एक जो होता है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है। जैसे कि डायरेक्शनल की बात करें तो जस्ट सपोज एक बटरफ्लाई है जिसके 3 कलर्स है, ब्लैक, वाइट एंड येलो। तो जस्ट सपोज जो ब्लैक है वो इजीली कैची है, मतलब जो भी प्रेडेटर है वो इजीली इसको सेंस कर ले रहा है और इसको कंज्यूम करने में ये बहुत ज़्यादा इजीली कंज्यूम हो जा रहा है। तो बटरफ्लाई क्या कर रही है, अपने आप को सिर्फ येलो प्रोडक्ट्स बना रही है, सिर्फ येलो कलर की प्रोड्यूस कर रही है, ताकि क्या हो रहा है कि ये सर्वाइव कर जाए। और ब्लैक जो है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जा रहा है क्योंकि प्रेडेटर की वजह से। तो सिर्फ अगर ये ब्लैक पूरी तरीके से वैनिश हो गए तो सिर्फ क्या बचा, येलो बचा, और यही ग्रो करना शुरू कर जा रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। जब सिर्फ एक ही चीज़ क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल। पॉपुलेशन चेंजेस अकर ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जब पॉपुलेशन अपने आप को चेंज करना लगती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि मीन वैल्यू जो होती है, जैसे कि मान लीजिए पहले जो कलर का फ्रिक्वेंसी अगर हम ब्लैक, वाइट और येलो का निकालें तो पहले क्या था 1, 15 एंड 13। तो जो वाइट था वो 15 था, ये मान लीजिए येलो हमारा 30 एंड 1। ये क्या वो एक पर्टिकुलर ग्राफ हमको देखने को मिला। वेयर एज अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि जो डेविएशन है वो क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन पे हो रहा है। अब जो ये 1 वाला था वो तो वह नहीं रहा, लेकिन जो 15 था वो क्या बन गया 30, जो 30 था वो बन गया 50। तो मतलब इवेंचुअली जो ये स्टार्टिंग था, मान लीजिए अगर ये ब्लैक था तो ये क्या हो रहा है, वैनिश होते जा रहा है। वेयर एज जो ये है और इसका है, इसका नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसकी वजह से ऑफकोर्स हमारा जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डेविएशन क्या होता है, सेम रहता है। डेविएशन का मतलब क्या कि जो ये एरिया कवर कर रहा है वो क्या है, डेविएशन जो आ रहा है वो क्या सेम आ रहा है। हाँ, डेविएशन सेम आ रहा है, बट द नंबर है जिस टाइप की डेविएशन वो पहले दे रहा था और जिस टाइप की डेविएशन अब दे रहा है वो क्या है, अलग है। मतलब डेविएशन का साइज सेम है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, डेविएशन का साइज सेम है बट टाइप अलग है। मतलब कि पॉपुलेशन हमें उतनी अमाउंट में मिल रही है, बट पहले हमें ब्लैक, व्हाइट, येलो मिल रही थी, अब सिर्फ हमको येलो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या देखने को मिल रहा है, येलो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी डायरेक्शनली। और ये क्या है, होमोजाइगोसिटी। मैंने लास्ट जो था हमारा स्टेबलाइज उसमें मैं बताना आपको भूल गई थी कि जो होमोजाइगोसिटी होती है वो क्या होती है कि जब एक ही टाइप के मान लीजिए अगर येलो ही बच जाता है और वो आपस में रिप्रोड्यूस करते तो जो ऑफस्प्रिंग हो गए उसके चांसेस क्या होंगे कि मैक्सिमम क्या होंगे, येलो ही प्रोड्यूस होंगे। तो जो इसकी वजह से क्या होते हैं कि एक जैसे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म या एक जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। उसी को हम होमोजाइगोसिटी कहते हैं, जो कि हमको किस में इंक्रीज होते हुए दिखता है, डायरेक्शनल में और स्टेबलाइजेशन में। वेयर एज डिस्ट्रप्टिव का हम आगे समझेंगे। और एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, डायरेक्शनल का, जो कि क्या है, डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो इन पॉपुलेशन। डीडीटी क्या है, एक पेस्टिसाइड्स है जो कि हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो को वैनिश करने के लिए, मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए। डीडीटी का फुल फॉर्म है आप नेट पे भी देख सकते हैं कि डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक पेस्टिसाइड है जो कि यूज़ करते हैं मॉस्किटो को किल करने में। सम टाइम क्या होता है कि मॉस्किटो क्या होता है कि किल हो जाते हैं, बट क्या होता है कि धीरे धीरे विद इन अ टाइम ये क्या करते हैं, अपने अंदर एक रेजिस्टेंस
बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोग बना लेते हैं, जो मॉस्किटो अपने अंदर ये रेजिस्टेंस कर लेते हैं कॉज, वो सर्वाइव करने लगते हैं, वेयर एज जो मॉस्किटो नहीं बना पाते हैं वो डाई कर जाते हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको यहाँ पे केस समझाया वही। थर्ड टाइप है वो है हमारा डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो एकदम सडन चेंज आ गया हो, उसकी वजह से जो डेविएशन होती है वो एकदम डिफरेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। जो हमने पहले दो देखे डायरेक्शनल और स्टेबलाइज, उसमें हमने क्या देखा, चेंजेस आ रहे थे बट वो क्वाइट सिमिलर थे, या तो एक वैनिश हो जा रहा था तब दूसरा ग्रो कर रहा था, या क्या हो रहा था एक डायरेक्शन में हो रहा था, या हमने स्टेबलाइज में देखा था कि धीरे धीरे करके चेंज आ रहा थे, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे थे। बट डिस्ट्रप्टिव में हमें क्या देखेंगे कि एक सडन चेंज की वजह से जो पूरी जो लाइन थी, जो सेल लाइन थी या जो स्पीशीज़ लाइन थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब इसका हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू सम सीवियर फैक्टर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसको सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन है, चाहे कोई डिजास्टर हो, कुछ भी हो, कोई वोल्केनो एरप्शन, इन सब की वजह से जो भी हमारे नेचुरल सिलेक्शन को अफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, अगर हम इसको ध्यान से समझें कि अगर हम पहले देखें जो फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन का साइज, अगर हम देखें जो ए था उसका क्या है, वो ये है। जब कुछ एक डिस्ट्रप्शन आया, मतलब एक मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो ए था वो डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, एक हो गया ए और एक हो गया बी। अब ये इतने डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या हुआ है कि ये क्या करे, इनके बीच में कोई एक इन्वायरमेंटल क्या आ गया, फैक्टर आ गया, जिसकी वजह से जो बीच की जो लाइन थी, इन दोनों के बीच की जो ब्रिज था वो क्या हो गया है, वो टूट गया है। तो ये क्या हो गया है कि ये डिवाइड हो गया है। ये अब क्या कर सकते हैं, बी कभी भी ए में कन्वर्ट नहीं होगा, ए कभी भी बी में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये अपना इंडिविजुअल ग्रो करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्टिव। अगर हम यहाँ देखें तो अगर इसकी मीन देखें, दो मीन यहाँ पे, एक मीन यहाँ पे था, इस मीन से क्या हुआ है, दो मीन जनरेट हो गए हैं, और जब दो मीन जनरेट हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, किसकी वजह से, गेट डिस्ट्रप्शन की वजह से। उसके बाद डेविएशन जो होता है वो क्या करता है, डेविएशन जो होता है इसका चेंज हो जाता है, ऑफ कोर्स क्योंकि पहले एक था, अब क्या हुआ कि इसका जो डेविएशन है वो चेंज होके हो गया। अब ये ए अपना अलग ग्रो कर रहा है, बी अलग ग्रो कर रहा है, तो इसकी जो डेविएशन होगी इसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो ये बीच वाला पॉपुलेशन था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से वैनिश्ड हो गया ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पे कोई रिवर कंडीशन कुछ भी हो, सब फ्लड हो, कुछ भी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो पूरी तरीके से डिफरेंट उसमें चले गए हैं, स्पीशीज़ में चले गए हैं, या डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में चले गए, नॉट स्पीशीज़ बट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में चले गए हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हेटेरोजाइगोसिटी। इन दोनों में अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, होमो देखे थे केस कि जो एक जैसे जो थे वो क्या होते हैं, उनके नंबर क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक जैसा था वो डिवाइड हो रहा है दो तरीके में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हेटेरोजाइगोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेयरएज अगर स्टेबलाइज और डायरेक्शनल की बात की जाए तो यहाँ पे होमोजाइगोसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो यही था हमारा कि नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप्स, जो था स्टेबलाइज्ड, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। इसका अभी के लिए अगर जैसे आप लोग कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि अगर हम लोग कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका ये जो ग्राफ मैंने आपको तीन बना के दिखाए हैं, जो ग्राफ्स बनाए हैं तीनों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इतने अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो इतना मायने नहीं रखेगा, बट जो ग्राफ्स हैं या जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हायर्स की बात करें तो ऑफकोर्स एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें अपने व्यूज़ बताइए। थैंक यू।